हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और थोड़ा बहुत हम लोगों ने हल्का फुल्का समझने का प्रयास किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बॉडी में किस तरह से काम करता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स हम लोगों ने समझा था इंट्रोडक्शन में। चलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में, हल्का सा डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले स्मॉल एनिमल, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर हो गया मान लीजिए, है ना, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर थोड़े उससे बड़े लेकिन फिर भी बहुत छोटे जो हमको दिखते नहीं। मल्टी सेलुलर तो रहेंगे लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं। तो इस तरह की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे अमीबा हो गया, और कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, जैसे स्पॉन्ज या और भी एनिमल्स हैं। तो इन सब में क्या होता है, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल करता है इन सारे प्रोसेस को, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को। जो अलग अलग प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, चाहे वो डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन हो, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो कोऑर्डिनेशन के बिना संभव नहीं है। और अगर हम लोग ध्यान से याद करें पिछले चैप्टर लाइफ प्रोसेस को, तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक थी, है ना। और इसमें सारे बॉडी ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा था, सारे बॉडी ऑर्गन मिलकर रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो वो कोऑर्डिनेशन जो सारे बॉडी ऑर्गन का होता है ताकि सारे लाइफ प्रोसेस होते रहें, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटे जो कुछ एनिमल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम नहीं है तो इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपल बहुत ही होता है, बहुत ही सिंपल। उनका सेल एक जैसा बिहेवियर करता है, सिमिलरली वो करते हैं। लेकिन और कुछ छोटे एनिमल हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रा। जैसे हम लोग हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा नाम का एक एनिमल होता है, ये भी काफ़ी छोटा होता है। इसको भी माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो हाइड्रा एनिमल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह के टेंटेकल्स उसके माउथ के पास रहते हैं। टेंटेकल्स यानी कुछ रिबन लाइक, या उसके हाथ पैर, हाथ जैसे स्ट्रक्चर कुछ हो सकते हैं, पतले पतले होते हैं। थोड़ा मैं ठीक बना दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का हाइड्रा होता है, ठीक है। ये समुद्र में अधिकतर पाया जाता है, सॉल्टी वाटर में। ये इसका बॉडी हो गया, यहाँ पर इसका माउथ होता है, वहीं से चीज़ें इंटर करती हैं। ये है टेंटेकल्स। टेंटेकल्स टेंटेकल्स मूव करते रहते हैं, जो भी खाना आता है उसको पकड़ के माउथ में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रा हो गया। ये भी बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटा एनिमल है, बट इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट। यानी इसके पहले जो भी एनिमल का फैमिली था या ग्रुप था, उसमें किसी में भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जा रहा था। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन वगैरह हो रहा था वो सेलुलर लेवल पे हो रहा था। सेल एक नॉर्मल जो काम करता है वैसे हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला एनिमल जिसमें नर्वस सिस्टम का शुरुआत देखा गया क्रम से, तो हाइड्रा है। तो हाइड्रा में अगर देखा गया, स्टडी किया गया, इसमें जो नर्व सेल्स होते हैं, इसमें नर्व सेल ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, इधर उधर, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। नर्व सेल एकदम ब्रांच्ड, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये नर्व सेल पूरे बॉडी में फैले रहते हैं और काफ़ी सारी ब्रांचिंग होती है पूरे बॉडी में, हर तरफ वो फैले रहते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोला गया नर्व नेट। नर्व नेट, ठीक है। जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंसानों में या बड़े एनिमल में तो एडवांस हो जाता है नर्वस सिस्टम, पूरा फुल्ली ग्रो हो जाता है, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसको लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ये हाइड्रा जो सिंपल एनिमल है, जो बहुत छोटा एनिमल है, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, इसमें नर्वस सिस्टम उतना एडवांस तो नहीं होता लेकिन सिंपल होता है और ब्रांचिंग जैसा होता है, वेब जैसा, जाल जैसा पूरे बॉडी में फैला रहता है। और इसको स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको नर्व नेट नाम दिया गया है, काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस नर्व नेट की सहायता से ये जो हाइड्रा है अपना टेंटेकल्स, ये जो अपने हाथ जैसा स्ट्रक्चर कुछ है इसका, उसको घुमाता रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, उसको घुमाता रहता है और अपने प्रे को, अपने
शिकार को कैप्चर करता है और माउथ में इंटर करा देता है उसको। ठीक, तो कोई भी जो मूवमेंट होगा, छोटा से छोटा मूवमेंट, वो इस नर्व नेट की वजह से होगा हाइड्रा में। ठीक है, और भी बाकी एनिमल्स हैं, उनमें भी कुछ तरह तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है बॉडी का, और बॉडी अलग अलग स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है। ठीक, तो ये हाइड्रा हो गया एक छोटा सा एनिमल। अब उसके बाद और सारे एनिमल के बारे में भी हमको नहीं पढ़ना है कि बाकी जो छोटे एनिमल्स उसमें कैसे होता है, बस ये जानना था कि सबसे छोटे एनिमल में हाइड्रा में देखा गया नर्वस सिस्टम जैसा एक कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर है, और हर ब्रांचिंग के जहाँ पे अटैच है ये ब्रांचिंग, वो हमारा नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल इन हाइड्रा, और इस पूरे नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर को नर्व नेट नाम दिया गया है, जो हाइड्रा को मूव करने में या रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, उसके सामने से फूट जाएगा, उसके टेंटिकल्स उसके हैंड्स के सामने से, बोल सकते हैं इसको हैंड्स, तो इसके हैंड्स के सामने से या टेंटिकल के सामने से फूट जाएगा मान लीजिए यहाँ से, तो ये स्टिमुलस का काम करेगा फूट, और उस स्टिमुलस के प्रति हम ये हाइड्रा के जो टेंटिकल है रिस्पॉन्स देंगे और उसको कैप्चर करेंगे। तो वो सारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, नर्व नेट की सहायता से या नर्व सेल की सहायता से ही ये सारा प्रोसेस हो पाता है ना। तो नर्व सेल, ओके, तो ये सिंपलेस्ट हमको समझना था हाइड्रा के बारे में। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्लांट्स पे। बाकी एनिमल्स के बारे में नहीं समझना था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है कि हर एक एनिमल में कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम जैसा होता है, कुछ में नहीं होता है, वो भी जानना है। ठीक है, अब आते हैं प्लांट्स पे कि प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट किस तरह से, क्या उसमें नर्वस सिस्टम होता है प्लांट्स में कि नहीं होता है। तो हाइड्रा में हमारा था नर्व नेट, नेटवर्क जैसा पूरा एक जाल बिछा हुआ था नर्व सेल का, जो उसको स्टिमुलस के प्रति मूव करने में हेल्प करता है। दूसरा हमारा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स जो है पौधों में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, नो नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए नर्वस सिस्टम है नहीं तो कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर नहीं पाएगा, यानी इसमें मूवमेंट होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नर्वस सिस्टम ना होते हुए भी प्लांट्स में मूवमेंट होता है। जब कोई स्टिमुलस प्लांट के आसपास होता है तो उसके प्रति प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है एक लिमिटेड मात्रा में, है ना, क्योंकि फ्री तो होता नहीं वो एनिमल की तरह, तो ये भी रिस्पॉन्स देता है, बट इन एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के एब्सेंस में क्या चीज़ इसको फोर्स देती है जिससे ये मूव कर पाए अपने बॉडी पार्ट्स को या स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दे पाए, तो वो चीज़ें होती हैं फाइटो हार्मोन्स, या जिसको प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो मतलब प्लांट और हार्मोन्स मतलब हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो चूँकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम या इस तरह का कुछ ब्रेन या ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, दैट इज वाई इसमें जो भी मूवमेंट होता है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, वो फाइटो हार्मोन या उनके बॉडी में मौजूद जो प्लांट हार्मोन होते हैं उसकी सहायता से प्लांट अलग अलग स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर पाते हैं, है ना। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन के बारे में कि किस तरह से ये हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ को, और साथ ही साथ कैसे ये हेल्प करता है प्लांट के मूवमेंट में या स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने में। अब आते हैं बिग एनिमल, जो हम लोग कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। लार्ज एनिमल या बिग एनिमल बोल सकते हैं, लार्ज और बिग एनिमल्स। जनरली मैमल्स की बात की जाती है, मैमल्स ही काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गई, एलिफेंट हो गया, और बहुत सारे एनिमल हैं। तो लार्ज एनिमल्स में क्या है, बड़े एनिमल में जो पूरा ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ऐसे और सिस्टम है, उसी तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का भी सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ इसको नर्वस सिस्टम नहीं बोलेंगे, इसको नर्वस सिस्टम जैसा एक स्ट्रक्चर बोलेंगे जो हाइड्रा में था, जो नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करता है सिंपल वे में। तो फुल्ली डेवलप जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप्ड, पूरी तरह से विकसित रहता है, और बहुत सारे
काम में मदद करता है। तो किस में पाया जाता है? बड़े एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन हो गया और भी बड़े बड़े जो मैमल्स हैं और एनिमल्स हैं, उनमें ये नर्वस सिस्टम काफ़ी हाईली डेवलप होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाईली डेवलप होगा नर्वस सिस्टम, उतना ही ज़्यादा जो सोचने समझने की क्षमता है और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप होता है, इसलिए हम लोग बोल पाते हैं, सोच पाते हैं चीज़ों को, मतलब एक्सप्रेस कर पाते हैं शब्दों में, बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं जो और एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। तो उसका वजह है हमारा नर्वस सिस्टम या ब्रेन की कैपेसिटी। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बाकी एनिमल्स से बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई वी आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर एनिमल्स। ठीक है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम एक तो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देने में भी हमारे बॉडी को हेल्प करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक एक शब्द पढ़ के, ये स्टिमुलस है मेरा और मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ बोलकर, है ना। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, एनी एक्टिविटी, चाहे वो एक्सटर्नली हो रही है चाहे इंटरनली, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, या ब्लड का फ्लो हो रहा है, डबल सर्कुलेशन, या यूरिया का एक्सक्रीशन हो रहा है, यूरिन बन रहा है, ये सारे जितने भी प्रोसेस है सब नर्वस सिस्टम से ही कनेक्टेड रहते हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। अगर वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड ना हो तो फंक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली है कि ऑल लाइफ प्रोसेस processes are coordinated in a controlled manner by nervous system। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक, नर्वस सिस्टम जितने भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, चाहे वो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हो, किसी में नर्वस सिस्टम रहेगा तो कोई और चीज़ रहेगा जो उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस करने में हेल्प करेगा। जैसे छोटे सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे बहुत सारे, तो उनका सेल ही वो काम करेगा, वहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन उस तरह के फंक्शन जरूर होंगी, है ना। जैसे स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस देने का फंक्शन हर ऑर्गेनिज्म में रहता है, कुछ ना कुछ वो अपना रिस्पांस देता है स्टिमुलस के प्रति। बस यही है कि जिसमें नर्वस सिस्टम है उसमें वेल ऑर्गेनाइज, वेल कंट्रोल्ड वे में वो रिस्पांस करेगा, कोऑर्डिनेट होगा उसका बॉडी ऑर्गन। और बाकी जो छोटे छोटे एनिमल होंगे उसमें छोटे लेवल पे वो सारे फंक्शन होंगे। तो जितना ज़्यादा बड़ा सिस्टम हमारा रहेगा उतना ही वेल कंट्रोल्ड वे में सारा ये प्रोसेस होगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। अब हम लोग आते हैं जनरली जो मोस्ट ऑफ द एनिमल में नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बड़े एनिमल या ह्यूमन, इन सब में जो मैमल्स हैं इनमें जो है नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? आवाज कैसा आ रहा है? अच्छा, तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेंटर है जिससे सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं सही वे में, है ना। अगर ये न रहे तो सारे जो फंक्शन होते हैं, सारे लाइफ प्रोसेस वो अनकंट्रोल्ड वे में रहेंगे, या होंगे या तो नहीं होंगे, या तो बहुत ही अजीब वे से होंगे। और जब अजीब वे से होंगे, कंट्रोल्ड वे में नहीं होंगे, तो फिर अल्टीमेटली जो ओवरऑल ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, है ना। उसका ग्रोथ वगैरह सारा हैम्पर्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी सिस्टम है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट एंड
बेसिक यूनिट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन या जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, ये इसके बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी। नर्व सेल जो एक ब्रांच जैसा सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, इसकी लंबाई काफ़ी बड़ी होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है न्यूरॉन, या जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसी की वजह से सारे ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस जो हम लोग समझ रहे हैं कि स्टिमुलस के प्रति जो बॉडी हमारा रिस्पॉन्स करता है, ये सारा इसी सेल की सहायता से ही होता है। अगर ये ना रहे तो कोई भी फंक्शन सही से कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब नर्वस न्यूरॉन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, चलिए न्यूरॉन को बना लेते हैं। न्यूरॉन को बना लेते हैं, ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इससे ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ओके, बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, तो हम लोग ऐसे रफ डायग्राम बना रहे हैं, और कॉपी में एग्जाम में भी हमको ऐसे बनाना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमको पता नहीं कितनी सारी ब्रांचें होती हैं, लाखों करोड़ों हजारों की संख्या में ब्रांचिंग होती है। उसको तो हम लोग केवल सिंपल वे में समझाने के लिए इस तरह से बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह का होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पे एक्सॉन होता है। एक्सॉन पूंछ जैसा होता है। ठीक है, तो ये एक्सॉन हो गया। इसकी एंडिंग होती है। ये भी ब्रांच्ड होती है, काफ़ी बहुत सारी ब्रांचिंग इसमें निकली रहती है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरॉन सेल का एक सिंपल सा डायग्राम हो गया। ठीक, ये न्यूरॉन सेल है। नर्व सेल हमारा जो हमारे नर्वस सिस्टम का या मोस्ट ऑफ द एनिमल के नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो अल्टीमेटली बात कर रहे हैं हम लोग न्यूरॉन की, इसी की वजह से सारा होता है। बेसिक यूनिट का मतलब है यही आधार है, इसी से सब कुछ होता है। ठीक है, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इससे बना है, और इसमें ये जो ब्रांचिंग है इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचिंग है इधर उधर निकली है, डेंड्राइट्स। और ये जो इतना सर्कुलर बॉडी या थोड़ा सर्कुलर जैसा ही होता है, ये जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर बॉडी जैसा, इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। सेल बॉडी। और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जैसे बाकी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। और ये जो बाकी खाली एरिया है डॉटेड जिसको दिखाया गया है, ये इसका है साइटोप्लाज्म, जैसे नॉर्मल सेल में होता है साइटोप्लाज्म। तो ये भी सेल है, तो इसमें भी न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में। बाकी कुछ अलग स्ट्रक्चर भी है डेंड्राइट्स जो इसको यूनिक बनाते हैं। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद ये जो लंबा सा पूंछ जैसा या टेल है या थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और उस पे एक्सॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उस पे गैप दे दे कर कुछ लेयरिंग है ना। तो वो लेयरिंग क्या है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ,
क्या है ये, इसको बना सा बनाते हैं। तो यहाँ पर माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ का स्पेलिंग माइलिन SHEATH, माइलिन शीथ है, एक लेयर है माइलिन नाम के केमिकल का, ठीक है। और ये जो बीच बीच में गैप है माइलिन शीथ के बीच में, आप देख रहे होंगे गैप रहता है, इस गैप वाले एरिया को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, इसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये मार्कर थोड़ा ज़्यादा ही पतला चल रहा है। नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड जैसा है, ठीक है। ये जो बीच बीच में गैप है, और लास्ट में एक्सॉन के लास्ट में जो ब्रांचिंग है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये बहुत टाइम ले रहा है। नर्व एंडिंग, यहाँ पे एक एक्सॉन सेल एंड हो रहा है, एंडिंग, ठीक। ये ब्रांचिंग जो है इसके लास्ट में, दैट इज नर्व एंडिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन सेल विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का, या जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ब्रेन के सिग्नल को, या जिसको हम लोग नर्व इम्पल्स बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ब्लड वेसल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल या ब्रेन के सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट नर्व इम्पल्स, ब्रेन से निकलने वाली जो सिग्नल्स हैं, इम्पल्स हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग हिस्से में, अकॉर्डिंग टू जैसा स्टिमुलस है या जैसा रिस्पॉन्स देना वहाँ तक पहुँचाता है। तो इसका ये काम है। यही ट्रांसपोर्ट के लिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह का बना हुआ है, ऐसा होता है। ब्रांचिंग होने से ये क्या करता है, सिग्नल को या नर्व इम्पल्स को तेज़ी से बहुत सारे डायरेक्शन में सर्कुलेट कर देता है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा न्यूरॉन सेल, दैट इज डेंड्राइट ब्रांचिंग, जो सेल बॉडी से लगे हुए हिस्से पर है, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये हमारा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। और थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में कहीं कहीं लेयरिंग है, गैप दे देकर वो लेयरिंग है माइलिन शीथ का। और जो बीच में गैप है माइलिन शीथ के, उसको नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और एंड में जो हमारा नर्व सेल है उसमें जो ब्रांचिंग, उसको नर्व एंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसकी जो ब्रांच स्ट्रक्चर है यही हेल्प करती है क्या करने में, नर्व इम्पल्स या ब्रेन के सिग्नल को बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो कैसे करती है इसको समझते हैं, है ना। ये इतना तो समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं फटाक से। अब इसको एक शॉर्ट में समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा नर्व सेल है, ठीक है। ये इसकी ब्रांचिंग निकली हुई है, ये इसका एक्सॉन है, इधर से भी ब्रांचिंग निकली हुई है, मान लीजिए ब्रांचिंग। ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी, ये नोड्स ऑफ रेनवियर है जगह जगह पर एक्सॉन के, है ना। ये नोड्स ऑफ रेनवियर है, यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग है, नर्व एंडिंग है। ऐसे ही लाखों की संख्या में, या लाखों या उससे बहुत ज़्यादा संख्या में ये नर्व सेल पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। अब ये ये नर्व एंडिंग जो है, जो किसी भी न्यूरॉन सेल का लास्ट पार्ट होता है, यहाँ से जो है सिग्नल निकलेगा, है ना। ब्रेन के पास से क्या होगा, यहाँ से सिग्नल निकलेगा नर्व इम्पल्स, और यहाँ इधर से होता हुआ जाएगा,
जब होता जाएगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग जो है, ये नर्व एंडिंग है जो ब्रांचिंग है, ये नर्व एंडिंग क्या करेगा, दूसरे नर्व सेल से अटैच होगा। दूसरा नर्व सेल आ गया है ना, दूसरा नर्व सेल, ऐसे लाखों संख्या में नर्व सेल अटैच रहते हैं। तो दूसरा नर्व सेल ये आ गया, इसकी ब्रांचिंग होगी, है ना, ये ब्रांचिंग एक दूसरे से अटैच होंगी, इसके नर्व एंडिंग इसके डेंड्राइट से अटैच होगी, है ना। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है।